हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 6 और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड एक थ्योरम जिसे गॉस थ्योरम कहा जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से किसी जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है दो पॉइंट्स पर, एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट फाइंड की थी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से उस डायपोल पर कितना टॉर्क जनरेट होगा, ये हमने फाइंड किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको डेफिनेशन दिख रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ की गई वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमें किसकी डायरेक्शन बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, यानी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। Simpler version, it can be said an electric field lines is a path along which a positive charge would move if it is free to do so। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते से होकर गुजरेगा, यानी जिस पाथ से चलेगा, वो पाथ क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह से गुजरेगा, जिस लाइन से होकर गुजरेगा, जिस रास्ते से होकर गुजरेगा, वो रास्ता क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन समझ आ गई बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये रियल में होती नहीं है, बट इसको हम इमेजिन करते हैं। क्यों इमेजिन करते हैं? क्योंकि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, जैसा आपसे कहा जाए कि अगर हमें बता दीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम इस फील्ड पर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। तो आसानी से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चों? एक इमेजिनरी लाइंस हो गई। अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि कुछ कंडक्टर्स होते हैं, जो बेसिक कंडक्टर्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती कैसे हैं, पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है? रेडियली इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये हो गया बच्चों रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके कारण से आपने ड्रा की? पॉजिटिव चार्ज के कारण से। अगर हमें नेगेटिव चार्ज की फाइंड करना हो तो नेगेटिव चार्ज की क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी, कैसी होंगी? रेडियली इनवर्ड ही होंगी। रेडियली तो होंगी बट कैसी? रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करना चाहें किसी पॉजिटिव चार्ज का, किसी नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और इसके रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा और ये सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से बनेंगी। अगर दो चार्ज हो तब क्या होगा? अभी तक तो हमने देख लिया कि अगर सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक पैटर्न कुछ इस तरह से बनेंगे। लेकिन अगर दो चार्जेस आ जाएं, दो चार्जेस, मान लीजिए कि दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हो, मतलब दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा? और ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा वाला नेगेटिव हो जाए,
तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा। तो दोनों चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तब क्या होगा। तो मान लीजिए ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में भी कुछ डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज और रखा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस पॉजिटिव चार्ज की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसी होगी बच्चों, मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, रेडियली आउटवर्ड, कुछ ऐसी होगी ना, रेडियली आउटवर्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। इसकी भी होगी कुछ इस प्रकार से। लेकिन आपने ध्यान दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करेगी, रिपल करेगी। रिपल करेगी इसका मतलब है कि ये पैटर्न जो है वो तो पैटर्न नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके कारण से ये देखो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, इफेक्ट तो होना चाहिए। इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए पैटर्न बनेगा कैसे रियलिटी में, ये तो हमने समझाने के लिए बताया कि पैटर्न आप ये गलत कर रहे थे, तो पैटर्न, सही पैटर्न कैसे बनेगा। तो सही पैटर्न बनाने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ डिस्टेंस पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी बच्चों, क्योंकि ये क्या करेगा, रिपल करेगा। देखिए रिपल कर रहा है बाहर की तरफ, ये रिपल करेगा, ये इसको रिपल करेगा, दोनों की फील्ड एक दूसरे को रिपल करेंगी। इसकी फील्ड इसको रिपल करेगी और इसकी फील्ड इसको रिपल करेगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। तो बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो पॉइंट चार्ज के कारण से। अच्छा, नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों नेगेटिव हो तब क्या बनेंगे, ये मान लीजिए दोनों नेगेटिव हो गए यहाँ पर, तो नेगेटिव चार्ज का भी पैटर्न ऐसे ही बनेगा। पैटर्न तो यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न तो यही रहेगा, कुछ ऐसे ही बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा यहाँ पर भी, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसमें डायरेक्शन बाहर की तरफ थी और इसमें डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। बस इसमें डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम, मीन्स पैटर्न जो होगा वो सेम होगा, बट क्या डिफरेंस होगा, डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। देखिए बच्चों इसमें बाहर की तरफ जा रही है लाइन। अब अगर देखें बच्चों, अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ जाए तब पैटर्न कैसे बनेगा, पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये लाइन्स निकलेंगी और यहाँ तक पहुँचेंगी, ये लाइन्स निकलेंगी और यहाँ तक पहुँचेंगी, ये लाइन निकलेगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये लाइन निकलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ये लाइन निकलेगी और यहाँ तक पहुँचेगी, ये लाइन निकलेगी यहाँ तक जाएगी, ये लाइन निकली यहाँ तक गई। इस तरह से और भी लाइंस निकलेंगी और भी लाइंस निकलेंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी, कुछ मीट करेंगी कुछ मीट नहीं करेंगी, कुछ ऐसे बनता जाएगा, कुछ पैटर्न ऐसे पैटर्न बनता जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ आएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से निकल करके कहाँ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, नेगेटिव चार्ज पर पहुँच जाएंगे, ऐसे नेगेटिव चार्ज पर पहुँच जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज पर पहुँच जाएंगे। तो ये पैटर्न बना बच्चों, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी अगर आइसोलेटेड चार्ज हो तब हमने पैटर्न देख लिया, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दो चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तब पैटर्न कैसा बनेगा, दोनों नेगेटिव होंगे तब पैटर्न, दोनों का पैटर्न सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसमें पैटर्न अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे मन करे वैसे बना दीजिए, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, ये रही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाकर एंड हो गई, नेगेटिव चार्ज पर एंड हो गई। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पॉइंट पर एंड हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
फिर बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक ले जाती है लेकिन वापस नहीं आती। ऐसे लूप नहीं बनता, वापस नहीं आती, स्टार्ट यहाँ से होती है और यहीं पर जाकर के खत्म हो जाती है, इसके आगे नहीं होता कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड line, the tangent to the electric field line at a point gives the direction of electric field at that point। ये चीज आप डेफिनेशन में भी देख चुके हैं, जैसा कि डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में लिखा हुआ था, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेम एज इट इज ये प्रॉपर्टी भी होगी कि अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सिस्टम के कारण से, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंट ड्रॉ करने से ये डायरेक्शन मिली, यानी ये होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट P पर। अगर मान लेते हैं पॉइंट P, अगर आपसे कहा जाए पॉइंट Q ये है भाई, तो पॉइंट Q पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। देखिए दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज होती जाएगी अलग अलग पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया बच्चों। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखिए कहीं पर भी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने बनाई है वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होना चाहिए, अगर दूसरा चार्ज होगा तो हो सकता है कर सकते हैं, बट एक चार्ज और ये दूसरा चार्ज, ये एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। इस सिस्टम के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पर नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, चलिए हम देखते हैं। अगर हम देखें, हम आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, आपको मिल जाएगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। चार्ज हमारे पास कौन है, पॉजिटिव चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई। मान लीजिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती, मान लीजिए ये वाली लाइन और ये दूसरी लाइन आई और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पर, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखिए पहला टेंजेंट ये होगा, पहला टेंजेंट ये होगा और दूसरा टेंजेंट यह ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, ये दूसरा टेंजेंट। और टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। यानी इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही हैं, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर एक ही हो सकती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये कहा गया कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द आइडिया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा दूर हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए बहुत पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मीन्स मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी। जितनी यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी आज के दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट करने से पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है एरिया वेक्टर, उसको जान लेते हैं। बहुत छोटा सा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी सरफेस, अगर कोई सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस है, तो इस सरफेस से क्या होता है, एरिया होता है।
अब एरिया का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी सरफेस है हमारे पास, तो उस सरफेस का एरिया का मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में उस एरिया का डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन होता क्या है, डायरेक्शन फिक्स है। कैसा डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। ध्यान ये रखिएगा कि हमेशा इस सरफेस का जो एरिया होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ होगा, आउटवर्ड फ्रॉम आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब अगर ये सरफेस है, ये हाथ इसको सरफेस समझ लीजिए, तो इस सरफेस जो एरिया होगा, इस सरफेस का जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, उसका डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। अगर हम इस सरफेस को थोड़ा सा बेंड कर दें कुछ ऐसे, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो भी बेंड हो जाएगा। पहले परपेंडिकुलर ऐसे था, अब हमने इसे ऐसे बेंड कर दिया, तो मतलब एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ा सा बेंड हो गया, चेंज हो गया। इस चीज को समझिए, अगर इस सरफेस का मैग्नीट्यूड ए है और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एन कैप है, जिसे हम यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं, तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एन कैप। ए मैग्नीट्यूड है इस एरिया का, इस सरफेस एरिया का, और एन कैप यूनिट वेक्टर है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको कि किसी भी सरफेस का एरिया होता है, एरिया का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जब हम लोग गॉस थ्योरम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। उससे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हालांकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी इसका यूज थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट थोड़ा सा होगा। देखते हैं कहाँ पर इसका यूज होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स द मेजर ऑफ नंबर ऑफ electric field lines passing normally through the surface placed in an electric field। मतलब बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रख दिया जाए, तो उस सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, 2 पास कर रही हैं, 4 पास कर रही हैं, 10 पास कर रही हैं। तो ये जो नंबर है, इसी नंबर को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, मतलब इधर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है। अब अगर हमने एक सरफेस रख दिया है, मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस सरफेस से कितनी लाइंस पास कर रही होंगी? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर के इससे पास कर रही हैं। अब देखिए, ध्यान रखिए, ये सरफेस जो है, ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखा गया है। ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखा गया है। परपेंडिकुलर रखने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, देखिए परपेंडिकुलरली पास करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही हैं? नॉर्मल पास कर रही हैं, परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। और यहाँ पर यही तो कहा गया कि द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सरफेस इससे परपेंडिकुलरली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, वो फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर 4 है बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास करेंगी, आर पार चली जाएंगी, उस पार चली जाएंगी, तो ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब ये केवल नंबर होती हैं, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तो हम बता ही रहे हैं, नॉर्मली ही जाना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका मतलब ये कैसा क्वांटिटी होगी? ये होगी एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हो गई। इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी, और इट इज डिनोटेड एज, इसको लिखते कैसे हैं, डिनोटेड कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं फाई और ई से। फाई का मतलब फ्लक्स होता है और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई फॉर इलेक्ट्रिक और फाई का मतलब फ्लक्स, तो बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही हैं, दो ही चीजें यूज हो रही हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा यूज हो रहा है सरफेस एरिया। इस सरफेस का जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स पास करेंगी, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी। यानी फ्लक्स डिपेंड कर रहा है दो चीजों पर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। यानी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा दीजिए फ्लक्स बढ़ जाएंगी, और दूसरा चीज सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। दो ही चीजों पर डिपेंड कर रहा है, या तो सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं तो दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई ए। ठीक है बच्चों, लेकिन अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं रखा गया, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाते हुए न रख करके कैसा रखा गया, थोड़ा सा बेंड करके रखा गया, थीटा डिग्री पर बेंड करके रखा गया। तो बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे ऐसे, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। अब अगर थोड़ा सा और बेंड कर दिया जाए तो क्या, अब ये ऐसे रखने पर ये चारों लाइंस पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों पास कर रही थी, देखिए चारों पास करेंगे, इससे गुजरेंगे, यहाँ से होकर गुजर जाएंगी। बट अगर हम इसको बेंड कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब लाइंस आएंगी, और लाइंस ये वाली लाइन जो होगी जो ऊपर है ये इससे पास नहीं करेगी। समझ में आया? अभी तक क्या था, अगर ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करती हैं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। बट अगर इसको हम बेंड करके रख दें, थोड़ा सा तिरछा करके रख दें, कुछ ऐसे ये बेंड करके रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब क्या होंगी, कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो पास नहीं करेंगी, गुजर जाएंगी, ये बेंड रख दिया गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी नहीं है, इसका मतलब है फ्लक्स जो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो देखिए अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, इस डायरेक्शन में ये था एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी बन रही है, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। हालांकि जो सरफेस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, बट इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने समझाया एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलरली नॉर्मल बाहर की तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एरिया वेक्टर ये हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ बच्चों, एंगल हुआ 0 डिग्री। लेकिन अगर ये चीज थोड़ा सा बेंड करके रख दिया जाए तो एरिया वेक्टर अब ये हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एरिया वेक्टर ये था, बट अगर इसको घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर भी घूम गया। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। अभी तक क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी डायरेक्शन में एरिया यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो अगर थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है तो इस ई का इसके अलोंग, क्योंकि अगर हम ई के दो कंपोनेंट लें, ई के दो कंपोनेंट आसानी से मिल सकते हैं। एक तो कंपोनेंट ये हो जाएगा ई का इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। जो कंपोनेंट होगा वो कौन होगा, ई कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फाई ई, जब ये थीटा एंगल पर बेंड करेगा तो बन जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, इसका मतलब ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या लग रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट लग रहा होगा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लग रहा होगा। इसका मतलब है कि फाई ई इज इक्वल टू मिल जाएगा ई डॉट ए। तो बच्चों ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला ई डॉट ए, जिसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं ई ए कॉस
थीटा। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया। फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट आया बच्चों ई डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो काफी अच्छा टॉपिक है, गॉस थ्योरम पर। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, और वो लास्ट वीडियो होगा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस का। उसके बाद कुछ लेक्चर रहेंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे हम लोग, बट थ्योरी से रिलेटेड जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम पर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक या आज का लास्ट टॉपिक आप कह सकते हो गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम है क्या बच्चों? गॉस थ्योरम कहती क्या है या गॉस थ्योरम किस बेसिस पर है? तो गॉस थ्योरम बच्चों किसी सरफेस से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसी बंद सरफेस से पास करने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उस सरफेस से जितना चार्ज घेरेगा, इनक्लोज्ड हो जाएगा, उसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, डिफरेंट सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गॉस थ्योरम होती क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, इसको लिख नहीं रहे हैं हम, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface, ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर क्या काउंट है, क्लोज्ड सरफेस है, इस चीज को अंडरलाइन कर देते हैं। तो द टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स to the charge enclosed by the surface। अब बताइए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा टू द चार्ज, किसके 1/ε0 टाइम्स होगा, चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा enclosed by the surface। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा है इस सरफेस पर, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा है, तो इस सरफेस से पास करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस सरफेस से पास करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यानी फाई ई जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा। किसके टाइम्स होगा? इस सरफेस से क्लोज्ड चार्ज के। इस सरफेस से क्लोज्ड कितना चार्ज है? Q, यानी फाई ई इज इक्वल्स टू Q/ε0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी सरफेस के कारण से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा, किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा किसके? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब मान लीजिए ये सरफेस जो है वो बहुत बड़ा है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेंगे, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स, इस सरफेस के छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेंगे। अब उन एलिमेंट्स का जो एरिया होगा उसको हम कह रहे हैं ds या dA भी कह सकते हो आप। उस सरफेस का छोटे छोटे जो हमने सरफेसेस लिए हैं उस सरफेसेस का एरिया कितना है? dA है। अब जो फ्लक्स पास होगा एक सरफेस से, यानी एक सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स d फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा? अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। E डॉट डी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें और इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो हमने अभी इक्वल डिस्टेंसेस पर लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड
किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हो 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए। तो अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो टोटल फ्लक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स अगर होगा तो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन की से आएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है इसलिए इसको हम दिखाने के लिए कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। क्लोज्ड है इसलिए बीच में सर्कल लगा दिया गया, अगर ओपन होता तो ये सर्कल ना लगाते। तो बस ये सर्कल कुछ नया चीज नहीं है, ये सर्कल बस इतना बता रहा है कि एक ऐसा सरफेस होगा जो क्लोज्ड होगा, जिसकी बाउंड्री एंड होगी किसके, इंटीग्रेशन के डी फाई ई। इन छोटे छोटे फ्लक्स यानी इससे जो फ्लक्स पास करेगा, इससे जो फ्लक्स पास करेगा, इससे जो फ्लक्स पास करेगा, सबसे छोटे छोटे जो फ्लक्स पास कर रहे हैं सभी फ्लक्स को क्या करिए, ऐड कर लीजिए, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इस सरफेस से कितना पास करेगा। यानी हम लिख सकते हैं E डॉट डी। और अभी हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के इक्वल होता है। तो इट कैन बी रिटन एज, तो हम इसको ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सरफेस, इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन, जो हम टोटल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके सारे एलिमेंट्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको कहा जाता है सरफेस इंटीग्रल। तो द सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो बच्चों ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी सरफेस से पास करने वाले टोटल फ्लक्स या गॉस थ्योरम का। तो इस गॉस थ्योरम को इस तरीके से भी आप स्टेट कर सकते हैं कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ फ्लक्स, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज टू द चार्ज enclosed by the surface। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते थे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज enclosed by the surface। समझ में आया बच्चों, ये थी गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम समझ तो गए हम लोग, बट गॉस थ्योरम की प्रूविंग भी जरूरी है, क्योंकि गॉस थ्योरम समझना प्लस गॉस थ्योरम को प्रूव करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में गॉस थ्योरम की प्रूविंग भी आती है। तो बच्चों प्रूविंग ऑफ गॉस थ्योरम की प्रूविंग करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक स्फीयर है जिसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा है। लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस r having charge q at सेंटर पर चार्ज रखा है q, ठीक है। अब इस सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लेते हैं, इस सरफेस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dA। तो लेट एन एरिया एलिमेंट dA एट द सरफेस ऑफ स्फीयर के सरफेस पर हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट, एक एरिया एलिमेंट dA ले लिया। अब इस dA की डायरेक्शन कैसी होगी, तो इस dA की डायरेक्शन होगी कुछ आउटवर्ड ऐसे, ये होगी dA की डायरेक्शन। तो ये dA की डायरेक्शन होगी बच्चों बाहर की तरफ। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने पैटर्न सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कैसी बनती हैं, रेडियली आउटवर्ड। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बन रही है तो इसके कारण से इस पॉइंट पर यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ कुछ ऐसे, और ये भी डायरेक्शन भी, इसका डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है। यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जी हाँ 0 डिग्री। तो इससे पास करने वाले, इस छोटे से सरफेस से पास करने वाले द फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट। तो बच्चों एरिया एलिमेंट से कितना पास करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा, डी फाई ई डॉट डी, या फिर आप कह सकते हो ई
डी ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, आर है रेडियस, तो ई डी ए कॉस 0, क्योंकि थीटा कितना है 0 डिग्री है। यहाँ से देखिए ई और ए के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, मतलब डी फाई ई कितना मिल गया, डी फाई ई मिल गया हमें ई डी ए। अभी हमने पढ़ा कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी सरफेस से पास करने वाला, वो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ई डी ए के बराबर होगा। इसका सरफेस इंटीग्रल सभी सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड करने पर, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बाहर आ गया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सरफेस एरिया चेंज होगा, सरफेस एरिया ही तो चेंज होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एरिया कुछ अलग, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया, सारे एरिया को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सरफेस एरिया ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर होगी, क्योंकि डिस्टेंस आर है, और ए यानी इस स्फीयर का एरिया, टोटल एरिया। और स्फीयर का एरिया कितना होता है बच्चों, स्फीयर का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, क्यू बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्रूविंग भी हो गई, गॉस थ्योरम की प्रूविंग हो गई। तो हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, कितने रेडियस का लिया, आर रेडियस का एक स्फीयर लिया, और उसके सेंटर पर क्या रखा है, एक चार्ज क्यू रखा है। तो इस स्फीयर से ये चार्ज घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड है। हमने लेट किया कि एक एरिया एलिमेंट डी ए है, बहुत छोटा सा एलिमेंट डी ए है सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट डी ए। अब फ्लक्स कितना होगा, इस एरिया एलिमेंट से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो अभी हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी, ई डॉट डी ए होगा। तो ई डॉट डी ए का मतलब ई डी ए कॉस थीटा। अब डी और ए, डी ए जो है इसकी डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा बराबर 0 हो गया, कॉस 0, यानी आ गया फाई ई इज इक्वल, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। अभी हमने देखा कि अगर इस छोटे से पार्ट का सरफेस फ्लक्स इतना है, तो पूरे सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। इसको सरफेस इंटीग्रल पढ़ेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। सरफेस इंटीग्रल में देखा तो हमें यहाँ पर देखा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स होगी। आप चाहे यहाँ चले जाइए, इस पॉइंट पर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर चेंज नहीं हो रहा है ना, सरफेस पर रेडियस तो वही रहेगी, रेडियस थोड़ी ना चेंज होगी, तो आर चेंज नहीं हो रहा है, यानी हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान लिया। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे, डीए का मतलब पूरा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही तो गॉस थ्योरम थी, गॉस थ्योरम में यही तो कहा गया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हमने आपसे कहा भी था, लाइव क्लास में भी कहा था कि हर लेक्चर के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो बच्चों ये हैं आज के आपके 5 क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, इसका आंसर फाइंड करिए। इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ इनके आंसर्स अगर आपको नहीं आते या क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो लाइव क्लास में हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। जैसे भी आपको प्रॉब्लम होती है आप इन क्वेश्चंस को लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड किया जाती है डिफरेंट सरफेसेस की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।